हेलो एवरीवन, मैं कपिल एडवोकेट फिर एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है प्लेंट, जो कि ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी में डिफाइन किया गया है। ऑर्डर 7 ये डिफाइन करता है कि जब प्लेंटिफ के द्वारा प्लेंट फाइल की जाएगी तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा ताकि कोर्ट प्लेंट के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन यानी जजमेंट दे सके। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन आइकॉन को ऑन कर दीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्लेंट ऑर्डर 7। ऑर्डर 7 को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लेंट का जनरल मीनिंग क्या है। जैसे आप सभी जानते ही होंगे कि किसी भी पर्सन का जब भी कोई सिविल राइट वायलेट होता है तो वो सिविल कोर्ट में एक सिविल सूट फाइल करता है अपने राइट के लिए, जो उसका राइट वायलेट हुआ है उसके अगेंस्ट डिफेंडेंट के द्वारा कोई भी राइट वायलेट किया गया है तो वो रिलीफ क्लेम करता है। इसके लिए प्लेंटिफ के द्वारा कोर्ट में एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट टेंडर किया जाता है प्लेंट के रूप में, उसे हम प्लेंट कहते हैं, जिसके अंदर प्लेंटिफ के द्वारा यह डिफाइन किया होता है कि कौन सा उसका सिविल राइट वायलेट हुआ है, क्या कॉज ऑफ एक्शन है, क्या उसके द्वारा रिलीफ क्लेम किया गया है, इसे ही हम प्लेंट कहते हैं। अब हम ऑर्डर 7 को देख लेते हैं कि प्लेंट जब फाइल की जाती है कोर्ट में तो प्लेंटिफ के द्वारा किन किन बातों का ध्यान रखना होगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 7 ऑफ सीपीसी। सबसे पहले जो रूल 1 है ऑर्डर 7 का, वो ये कहता है कि जब भी प्लेंट फाइल की जाएगी तो उसमें जो पर्टिकुलर है वो प्रॉपर मेंशन किए जाएंगे। जैसे कि कोर्ट का नाम मेंशन किया जाएगा सबसे पहले कि किस कोर्ट में वो प्लेंट फाइल की जा रही है, उसके बाद में प्लेंटिफ का नाम, प्लेंटिफ का एड्रेस, आफ्टर दैट जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा रहा है यानी कि डिफेंडेंट का नाम, उसकी एज और वो कहाँ रह रहा है, उसका होम एड्रेस। इसी तरह रूल 1 यह भी कहता है कि अगर डिफेंडेंट या प्लेंटिफ में से दोनों में से कोई भी माइनर है तो ये क्लियर प्लेंट में मेंशन करना होगा कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट जो भी माइनर है उसके बारे में डिफाइन करना होगा। या अगर प्लेंटिफ या डिफेंडेंट अनसाउंड माइंड है तो भी वो आपको क्लियर प्लेंट में डिफाइन करना होगा, मेंशन करना होगा कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट में से कौन अनसाउंड माइंड है। नेक्स्ट कहता है कि आपको जो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ को प्लेंट में फैक्ट शो करने होंगे कि क्या कॉज ऑफ एक्शन है, किस बेस पर वो कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर रहा है, कब कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। उसके बाद में फैक्ट्स के अकॉर्डिंग यह शो करना होगा कि जिस कोर्ट में प्लेंट फाइल की जा रही है, सूट फाइल किया जा रहा है, उस कोर्ट को जुडिक्शन है कि वो उस सूट को डिसाइड कर सकती है, उस सूट को हियरिंग करके अपनी जजमेंट दे सकती है। जुडिक्शन मेंशन करने के बाद में प्लेंटिफ के द्वारा अपनी प्लेंट में क्या रिलीफ क्लेम किया गया है वो भी मेंशन करना होगा। नेक्स्ट ये कहता है कि अगर कोई सेट ऑफ या किसी भी क्लेम को रिलीगेंस किया गया है, कि किसी क्लेम को छोड़ा गया है, वो क्लियर मेंशन करना होगा प्लेंट में। साथ में जो लास्ट है वो ये है कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है सूट का वो प्लेंट में मेंशन करना होगा, उस सब्जेक्ट मैटर की एक्चुअल वैल्यूएशन करके मेंशन करना होगा ताकि उस वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग कोर्ट फीस फिल की जा सके कोर्ट में, कोर्ट को यह सही तरह से पता लग जाए कि क्या जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन की गई है और उसके अकॉर्डिंग ही कोर्ट फीस पे की गई है कोर्ट में। तो ये सभी जो चीज़ें हैं पर्टिकुलर हैं, जो भी हैं, ये प्लेंट में मेंशन करने होंगे। नेक्स्ट जो सेकंड रूल है ऑर्डर 7 का, वो ये डिफाइन करता है कि अगर प्लेंटिफ के द्वारा मनी सूट फाइल किया गया है मनी रिकवर करने के लिए, तो प्लेंट में क्लियर ये मेंशन करना होगा कि कितनी अमाउंट वो रिकवर करना चाहता है डिफेंडेंट से,
कि भी कितनी अमाउंट ड्यू है डिफेंडेंट की प्लेंटिफ के लिए, ये आपको मेंशन करना होगा। अगर किसी कारण यानी कि अगर अनसेटल अकाउंट है, जिस अनसेटल अकाउंट से मनी रिकवरी करनी है, या सूट फॉर मैंसिज प्रॉफिट है, वहां पर अगर प्लेंटिफ को यह नहीं पता कि भी कितनी अमाउंट उसने रिकवर करनी है, सब चीजें देखने के बाद भी प्लेंटिफ को अगर यह पता नहीं लग पा रहा कि भी कितनी अमाउंट उसके फेवर में बनती है, तो वो नियर अबाउट वो अमाउंट मेंशन करेगा कि भी लगभग इतनी अमाउंट वो रिकवर कर रहा है अकॉर्डिंग टू द अनसेटल अकाउंट। ये हुआ मनी सूट के केसेस में। रूल 3 ऑर्डर 7 का ये कहता है कि अगर जो सूट फाइल किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि जो सब्जेक्ट मैटर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उस केसेस में जो प्लेंट में प्रॉपर वे में जो सब्जेक्ट मैटर है उसको मेंशन करना होगा, उसके बारे में कि प्रॉपर्टी कहाँ है वो मेंशन करनी होगी, उसकी बाउंड्रीज मेंशन करनी होगी, और किस साइड में यानी कि ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में क्या क्या उस प्रॉपर्टी के साथ लगता है वो आपको मेंशन करना होगा। रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर प्लेंटिफ सूट एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में फाइल कर रहा है, तो प्लेंट में आपको ऑर्डर 1 रूल 8 के जो भी रूल है वो आपको फॉलो करने होंगे, कि अगर आप जो प्लेंटिफ है सिर्फ इतना ही नहीं प्रूफ करेगा कि उसका जो इंटरेस्ट है वो सेम है अदर प्लेंटिफ की तरह, बल्कि उसको ऑर्डर 1 रूल 8 में जो भी रिप्रेजेंटेटिव सूट की कंडीशन दी गई है उनको सबको फुलफिल करना होगा। रूल 5 यह कहता है कि प्लेंट में प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट का क्या इंटरेस्ट है, क्या लायबिलिटी है, और किन ग्राउंड पर कोर्ट डिफेंडेंट को नोटिस देकर कॉल करे कोर्ट में, और यह प्लेंट में शो करे कि डिफेंडेंट की लायबिलिटी बनती है कि वो कोर्ट में आकर जो प्लेंटिफ है, जो प्लेंट में जो मेंशन किया है उन चीज़ों का आंसर दे। यह सब चीज़ें मेंशन करनी होगी प्लेंटिफ को अकॉर्डिंग टू द रूल 5 ऑफ 7। इसके बाद में जो नेक्स्ट रूल 6 है वो ये कहता है लिमिटेशन पीरियड के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी सिविल सूट तभी फाइल हो सकता है जब तक उसका टाइम पीरियड निकल ना गया हो, क्योंकि लिमिटेशन पीरियड में हर सूट के लिए एक टाइम पीरियड फिक्स किया गया है। अगर वो टाइम पीरियड निकल जाता है तो उसके बाद में सूट फाइल नहीं हो सकता। लेकिन रूल 6 कहता है कि अगर लिमिटेशन पीरियड निकल गया है तो प्लेंटिफ को प्लेंट के साथ एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी कि किस बेस पर वो एग्जम्पशन क्लेम कर रहा है लिमिटेशन पीरियड की जो निकल चुका है। इसके लिए उसको ग्राउंड मेंशन करने होंगे। रूल 6 का जो प्रोवाइजर वो यह भी कहता है कि कोर्ट प्लेंटिफ को परमिशन दे सकती है कि उन ग्राउंड पर भी वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है जो ग्राउंड प्लेंट में उसने मेंशन नहीं किए हैं। लेकिन यहाँ पर यह कंडीशन जरूरी है कि जो ग्राउंड कोर्ट ने कहा है कि किन ग्राउंड पर वो क्लेम कर सकता है लिमिटेशन पीरियड के लिए जो निकल चुका है उसको एग्जम्पशन क्लेम कर रहा है, वो क्लेम जो वो पॉइंट है वो प्लेंट में जो ग्राउंड दिए गए हैं उनके साथ कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए, कि जो प्लेंट में ग्राउंड लिए हैं उनके अगेंस्ट नहीं होने चाहिए वो ग्राउंड। रूल 7 ऑर्डर 7 का डिफाइन करता है कि प्लेंटिफ के द्वारा प्लेंट में जो रिलीफ है वो सिंपली और अल्टरनेटिव जो भी है वो क्लियर मेंशन करने होंगे कि क्या रिलीफ क्लेम कर रहा है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो हर जनरल रिलीफ क्लेम करे, क्योंकि कोर्ट अपने अकॉर्डिंग जो भी जनरल उसका रिलीफ बनता है, जो कोर्ट को लगता है कि भी यह रिलीफ
बनता है और प्लेंटिफ को देना चाहिए, वो क्लेम करना कोई ज़रूरी नहीं है। कोर्ट इस बेसिस पे भी जनरल जो रिलीफ है वो दे देगी, जैसे कि उस प्लेंटिफ ने वो जनरल रूल क्लेम किया, ये प्रजम्पशन करके। रूल 8 ऑफ ऑर्डर 7 यह डिफाइन करता है कि अगर प्लेंटिफ डिफरेंट टाइप्स के रिलीफ क्लेम कर रहा है और जो ग्राउंड है वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो रिलीफ है वो अलग अलग है और रिलीफ जो क्लेम किए जा रहे हैं उनके ग्राउंड्स भी अलग अलग है, तो वो सभी ग्राउंड्स अलग अलग मेंशन करने होंगे प्लेंट में, और किन ग्राउंड्स पर कौन सा रिलीफ क्लेम किया जा रहा है प्लेंटिफ के द्वारा वो सभी प्रॉपर वे में मेंशन करने होंगे। इसके बाद में बात करता है कि ऑर्डर 7 रूल 9 कि अगर प्लेंटिफ की प्लेंट एडमिट हो जाती है उसके बाद में विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द एडमिट ऑफ द प्लेंट, उसके विद इन 7 डेज के अंदर प्रोसेस फीस है जो वो प्लेंटिफ को डिपॉजिट करवानी होगी कोर्ट में, ताकि कि डिफेंडेंट को नोटिस इशू किया जा सके। ये हुआ अभी तक का प्रोसीजर। इसके बाद में ऑर्डर 7 रूल 10 और रूल 11, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है ऑर्डर 7 के, रिटर्न ऑफ प्लेंट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। इस पर मैंने डिटेल पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जो कि आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहां पर इनके बारे में फिर भी आपसे डिस्कस कर लेता हूं। रूल 10 कहता है रिटर्न ऑफ प्लेंट। रिटर्न ऑफ प्लेंट का मीनिंग कि फॉर एग्जांपल प्लेंट के द्वारा ए कोर्ट में प्लेंट फाइल की जाती है, लेकिन जो कोर्ट ए है उसको यह लगता है कि यह प्लेंट मेरे कोर्ट में फाइलिंग नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि कोर्ट बी में फाइल होनी चाहिए थी, एज पर द जो प्लेंट के फैक्ट्स हैं, जो प्लेंट का सब्जेक्ट मैटर है, जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग, या इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो जुडिक्शन के अकॉर्डिंग है। तो एक कोर्ट क्या करेगी, उस प्लेंट को रिटर्न करेगी प्लेंटिफ को, और यह डायरेक्शन देगी कि आप बी कोर्ट में जाइए और बी कोर्ट में ये प्लेंट फाइल कीजिए। यहां पर जिस कोर्ट में प्लेंट फाइल की गई है वो कोर्ट प्लेंटिफ को यह भी डायरेक्शन दे सकती है कि आप उस फिक्स डेट को बी कोर्ट में अपीयर हो जिस डेट में आपको कहा गया है। मेरे द्वारा जो ए कोर्ट है वो अपने आप आपकी प्लेंट बी कोर्ट में भेज देगी, आपको सिर्फ उस कोर्ट में अपीयर होना है। इसी तरह जो रूल 10B है वो ये कहता है कि अगर जो ऑर्डर किया गया है रिटर्न ऑफ प्लेंट का, उसके अगेंस्ट अगर प्लेंटिफ अपील में जाता है तो अपीलेंट कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स, अगर कोर्ट को यह लगता है, अपीलेंट कोर्ट को कंफर्मेशन हो जाती है कि नहीं यह प्लेंट रिटर्न करनी चाहिए और इस कोर्ट को रिटर्न करके प्रॉपर कोर्ट में सेंड करना चाहिए, तो अपीलेंट कोर्ट डायरेक्शन देगी या प्लेंटिफ को यह डायरेक्शन देगी कि आप जो डेट मैं मेंशन कर रहा हूं, जो डेट मैं फिक्स कर रहा हूं, उस डेट को आप ट्रायल कोर्ट में अपीयर हुए और वहां पर आपकी प्लेंट फाइल की जानी चाहिए। यह हुआ बेसिकली रिटर्न ऑफ प्लेंट। अब आता है रूल 11 जो कि बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट किन ग्राउंड पे की जा सकती है, इसमें 6 ग्राउंड दिए गए हैं, मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। फर्स्ट है कि अगर आपने कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया है उसके बेसिस पर आपकी प्लेंट रिजेक्ट की जा सकती है। अगर आपने जो रिलीफ क्लेम किया है वो अंडर वैल्यू किया है, उस बेसिस पर आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट की जा सकती है। नेक्स्ट है कि अगर आपने जो रिलीफ है क्लेम प्रॉपरली किया है, लेकिन जो उस पर कोर्ट फीस लगनी थी वो आपने सफिशिएंट स्टाम्प पेपर नहीं लगाए, इस बेस पर आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। नेक्स्ट कहता है
कि अगर सूट से में जो फैक्ट्स हैं, जो प्लेंट में फैक्ट्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो भी सूट है वो बार्ड बाय एनी लॉ है, कि भी यह सूट ही बार्ड बाय द लॉ है, तो उस बेसिस पर प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट ये कहता है कि जो प्लेंट है उसकी फाइल डुप्लीकेट फाइल नहीं की गई, भी उसकी कॉपी प्लेंट के साथ नहीं दी गई, तो उस बेसिस पर भी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की जा सकती है। सेवंथ है वो ये कहता है कि अगर आपने ऑर्डर 7 रूल 9 की जो कंप्लाइंस थी उसको पूरी नहीं की, यानी कि जब आप प्लेंटिफ की प्लेंट एडमिट हो जाती है और ऑर्डर होने के बाद में विद इन 7 डेज में आपने प्रोसेस फीस के लिए फीस डिपॉजिट नहीं कराई, तो उस बेसिस पर भी आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। तो ये ग्राउंड, आपके जो ग्राउंड थे रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के लिए, वो ये सभी ऑर्डर 11 के अकॉर्डिंग है। रूल 11 में ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पर मैंने डिटेल्स वीडियो बनाई हुई है, जो कि आप जाके मेरे चैनल पर जाके दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है रूल 12। रूल 12 कहता है कि अगर प्लेंट रिजेक्ट की जाती है एज पर द रूल 11 ऑफ ऑर्डर 7, तो उसके लिए कोर्ट के द्वारा रीजन देना होगा कि किस बेसिस पर, किस कारण वो प्लेंट रिजेक्ट की जा रही है। इसके बाद में रूल 13 जो कि ये कहता है कि अगर प्लेंटिफ रिजेक्ट कर दी कोर्ट के द्वारा, तो वो रिजेक्ट होने के बाद में ये नहीं है कि भी प्लेंटिफ के द्वारा फ्रेश प्लेंट फाइल नहीं की जा सकती। यहाँ पर ऐसा कोई बाड़ नहीं है, कोई रोक नहीं है कि भी अगर प्लेंटिफ की प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है रूल 11 में, तो वो दोबारा प्लेंट फाइल नहीं कर सकता। नेक्स्ट आता है रूल 14 ऑफ ऑर्डर 7। सिंपल वे में रूल 14 को हम समझने की कोशिश करेंगे कि जिस बेसिस पर प्लेंटिफ के द्वारा प्लेंट फाइल की जाती है और जिन डॉक्यूमेंट्स पर सूट फाइल किया जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट आपको प्लेंट के साथ अटैच करने होंगे। एट द टाइमिंग ऑफ द फाइलिंग ऑफ द प्लेंट आपको वो डॉक्यूमेंट भी फाइल करने होंगे। जैसे मैं रीड करके दिखा देता हूँ। प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ऑन विच प्लेंटिफ सूज और रिलाइज, कि भी जिन डॉक्यूमेंट्स पर प्लेंटिफ के द्वारा सूट फाइल किया जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट आपको कोर्ट में प्लेंट के साथ अटैच करने होंगे, कोर्ट में प्लेंट के साथ लगाने होंगे। अगर एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग, जब सूट फाइल किया जा रहा है, प्लेंट के साथ डॉक्यूमेंट लगाने थे, वो आपके पोजीशन में नहीं है या एट द टाइम ऑफ द प्लेंटिफ के पास नहीं है जब प्लेंट फाइल की जा रही है, और अगर वो लेटर स्टेज पर आपके पास आते हैं, तो वो आप बिना परमिशन के कोर्ट के वो डॉक्यूमेंट अटैच नहीं कर सकते विद प्लेंट। कि आपको अगर बाद में वो डॉक्यूमेंट मिलते हैं, तो आप जब तक वो डॉक्यूमेंट प्लेंट के साथ अटैच नहीं कर सकते, सूट में फाइल नहीं कर सकते, जब तक कि आपको कोर्ट परमिशन नहीं देती है। लेकिन ये जो रूल है ये क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई नहीं होगा प्लेंटिफ के विटनेस में, कि अगर प्लेंटिफ का विटनेस कोई डॉक्यूमेंट कोई डॉक्यूमेंट लेके आता है, तो उस पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद में रूल 16 ये कहता है कि सूट ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, कि अगर कोई सूट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे फाइल किया जा रहा है और वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो गुम हो गए हैं, तो प्लेंटिफ के द्वारा अपनी प्लेंट में ये मेंशन करना होगा कि मैं किस बेस पर सूट फाइल कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट है वो गुम हो गए हैं, तो प्लेंटिफ को उन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट के बराबर कोर्ट में बॉन्ड देना होगा कि
जो इंस्ट्रूमेंट गुम हुए हैं वो उनकी इतनी वैल्यू थी। सिंपल वे हम ये कहेंगे कि अगर प्लेंटिफ के द्वारा कोई सिविल सूट ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे के बेसिस पे फाइल किया जा रहा है कि जो इंस्ट्रूमेंट गुम हो गए हैं, तो उस केसेस में भी प्लेंटिफ के द्वारा प्लेंट फाइल की जा सकती है, सूट फाइल किया जा सकता है। लेकिन सूट फाइल करते समय प्लेंटिफ को प्लेंट के साथ जितने इंस्ट्रूमेंट, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जितनी अमाउंट के हैं उस अमाउंट के बराबर आपको बॉन्ड सबमिट करने होंगे कोर्ट में। नेक्स्ट कहता है रूल 7, प्रोडक्शन ऑफ द शॉप बुक, कि अगर किसी जो सूट फाइल किया जा रहा है, सूट फाइल में जो क्लेम किया जा रहा है, वो जो एंट्रीज है किसी शॉप बुक की, उनके बेसिस पर किया जा रहा है, तो उस केसेस में आपको वो जो एंट्रीज है शॉप बुक की, वो आपको कोर्ट में प्लेंट के साथ पेश करनी होगी, कि प्लेंट के साथ लगानी होगी, और उस बेसिस पर आप क्लेम अपना कर सकते हैं। लेकिन जब कोर्ट में जब ओरिजिनल वो एंट्री पेश की जाती हैं शॉप बुक की, जब वो कोर्ट के द्वारा देख ली जाती है, उनकी एंट्री हो जाती है, उनको मार्क कर दिया जाता है, उसके बाद कोर्ट क्या करेगी कि उन ओरिजिनल एंट्री को प्लेंटिफ को वापस कर देगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि प्लेंट फाइल करते समय प्लेंटिफ को किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, और प्लेंट में क्या क्या मेंशन करना होगा, कब रिटर्न ऑफ प्लेंट की जा सकती है, कब प्लेंटिफ की प्लेंट रिजेक्ट की जा सकती है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।